शहरवासियों को सीएम नीतीश देंगे सौगात। आज ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का चाईबासा दौरा। एसोसिएशन ग्राउंड में सहाय योजना का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के बॉर्डर से आज पूरी तरह होगी किसानों की घर वापसी। सिंधु बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स हटाए गए। दिल्ली और महाराष्ट्र में फिर मिले ओमिक्रॉन के नए केस। देश में अब तक 61 मामले। नमस्कार, जीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर शराबबंदी कानून को लेकर सामने आ रही है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब एडीजी और आईजी रैंक के अफसर करेंगे शराबबंदी की मॉनिटरिंग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिकारियों को अलग अलग जिले और क्षेत्रों का सौंपा जाएगा जिम्मा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये जिम्मेवारी सौंपी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारी आवश्यकता अनुसार जिले का कर सकते हैं भ्रमण। तो शराबबंदी कानून को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रही है और अब ऐसे में एडीजी और आईजी रैंक के अफसर शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए अब मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही अलग अलग जिलों और क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे। लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से नए नए कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं, सख्ती दिखाई जा रही है। और अब ऐसे में लगातार अब इसको लेकर के जो बातें सामने आई हैं उनमें ये कहा गया है कि अब एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, लगातार शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार अग्रसर दिख रही है, बिहार सरकार काम करते हुए दिख रही है और अब जिम्मेदारी एडीजी और आईजी को सौंपा गया है। जी बिल्कुल, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ रही है और इसी बीच 12 आईपीएस वरिष्ठ अधिकारियों को शराबबंदी सफल कानून को सफल बनाने के लिए फिर से जोड़ा है और तैनात किया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक जो मुख्यालय के जितेंद्र सिंह गंगवार की ओर से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें 12 पुलिस वरिष्ठ आईपीएस को तैनात किया गया है इस कानून को सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार तो अपनी तरफ से बातें कर रही है, अधिकारी भी अब इसको लेकर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात करें तो कई सारे ऐसे अधिकारी हैं, कई सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो इसी कानून को तोड़ते हुए भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जो भी इस कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं या तोड़ते हुए नजर आते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस मुख्यालय या पुलिस की तरफ से या उत्पाद विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है, या सरकारी अधिकारी हो या आम पब्लिक हो, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और इसी को इस तरीके को आगे बढ़ाने के लिए 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया है और इस कानून को सफल बनाने के लिए कहीं से बिहार सरकार कोई कमी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इस कानून को वापस नहीं कभी लेना चाहती है और इसी को आगे पूरे भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हो, इसके लिए करके बेहद सक्रिय है बिहार सरकार और जिम्मेदारी अब एडीजी और आईजी रैंक के अफसरों को मिली है। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, अधिकारियों को अलग अलग जिले और क्षेत्रों का जिम्मेदारी जो है वो सौंपा गया है और साथ ही साथ अब एडीजी और आईजी रैंक के अफसर जो हैं अब वो शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सीएम नीतीश आज ऊर्जा विभाग की कई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने 1919 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग एक बार फिर उठ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन उनके ही ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि कोई मायने नहीं रखता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, बिहार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और पिछले 15 सालों में विकास हुआ है। बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले नहीं मिले ये बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिहार विशेष काम करने वाला राज्य है और पिछले 15 वर्षों में बिहार ने विशेष कार्य किया है और इस बात को सभी न्यूज चैनल, मीडिया चैनल, अन्य राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिहार की जो वस्तु स्थिति है विकास के मामले में, बिहार ने एक नई दरभंगा में सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों और किसानों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के दौरान बैंक कर्मचारी सहित किसान और छात्र नेताओं ने मोदी सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ नारेबाजी की। मार्च के बाद बैंक यूनियन के नेता अजीत सिंह की अध्यक्षता में एक सभा हुई जो भारतीय स्टेट बैंक से चलकर लहरियासराय टावर पर सभा में तब्दील हो गए, जिसको संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि 16 और 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और प्रतिरोध मार्च के साथ ही आंदोलन का आगाज किया गया है। तो बैंक के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों और किसानों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। उनका साफ तौर पर कहना है कि निजीकरण वो नहीं चाहते हैं और 16 और 17 दिसंबर को आपको बता दें कि उनकी तरफ से एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ जिस तरीके से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है, ये जो है वो एक सांकेतिक प्रतिरोध मार्च है और इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान दरभंगा से फोन लाइन पर जुट गए हैं। एमएच, बैंक कर्मी और किसानों ने प्रतिरोध मार्च निकाला है और निजीकरण के खिलाफ लगातार ये अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, वास्तविकता में ये है कि कई दिनों पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था। कल शाम को 6 बजे के बाद उन्होंने एसबीआई बैंक के समीप से लहरियासराय दरभंगा का जो समरणालय के परिसर है वहां तक उन्होंने किसान के साथ प्रदर्शन किया और सरकार को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ये तो टेलर है, यदि सरकार नहीं मानती है तो 16-17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पूरे इंडिया में जी बैंक कर्मी धरना पर बैठेंगे और यदि सरकार 16-17 से भी नहीं सुनती है तो फिर लगातार किसानों के आंदोलन की तरह लगातार बैंक कर्मी धरना पर बैठ जाएंगे और उसी तरह से लगातार सालों साल तक ये धरना चलेगा। उन्होंने खुले मन से कहा कि धरना बैंक को किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया कि एक सरकार थी जो निजीकरण से सरकारी बनाया, लेकिन ये सरकार जो सरकारी बैंक को निजीकरण के रास्ते पर, जिससे अर्थव्यवस्था और चरमरा जाएगी। जी बिल्कुल एमएच, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकाला और जिस तरीके से हमारे संवाददाता एमएच ने बताया है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि ये निजीकरण के खिलाफ हैं, ये नहीं चाहते कि बैंक निजी हाथों में जाए। बक्सर में थाना क्षेत्र के बारूपुर गांव के समीप एक कुएं में घर से 3 दिन से गायब एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और कुएं से महिला का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस महिला के पति और ससुराल वालों से पूछताछ कर रही है। सहायक अवर निरीक्षक संजय विकास त्रिपाठी ने बताया है कि मृतका के पति श्रीराम शाह और उनकी सास मीना देवी ने बताया है कि रीता देवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जिस रात महिला घर से निकली उस रात उनके पति भी घर पर नहीं थे।
एक आया है अभी डेड बॉडी और उसका भी पोस्टमार्टम किया गया है। अब हम लोग आपस में सारे डॉक्टर डिस्कस कर लेंगे एक दूसरे से, तो फाइनल रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी, बताया जाएगा। से अभी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक डिस्कस हम लोग आपस में नहीं कर लेते हैं। हाँ, छठिया के 4 दिन बाद विदाई भइल छठिया बाद आते जब बात नहीं बस ने हमनी के 11 तारीख के हमनी के नहीं 12 के सूचना हमनी के मुखिया के यहाँ आई कि बात की लड़की भाग गई के कहाँ फरार हो गई, पता को नहीं खे मुखिया जी के खबर आई थे लड़की भाग गई ना खोजे न तो लोग हम बताई तब प्रशासन गई है जीवा गई तो लाश निकलवल से जीवा निकलवाला के बाद हमू चौपन यो चौपलन चौपन इनार पर लिया बारूपुर गाँव में रही बहरी है बाग गाँव नेरा इनार में रहला कि ऊपर इनार में फेंकर है लाश। हमने गईला हो लाश ही इनार में मिलल है। कोई सूचना मिलल आप लोग के? सूचना मिलल हम तो चल गए गांव के लोग हमके सूचना देना हम टिप चल गए तो फोन गए कि एगो इनार में लाश बा। तो कहाँ के लाश मतलब कहाँ के लड़की रही? लड़की भड़खड़ा के है। मोतिहारी जिले के इटावा गांव में पेड़ से लटका एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो युवक की पहचान त्रिभुवन राम के रूप में हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है और आगे की जांच प्रतिक्रिया में जुट गई है। इतने समय हो रहे पलन जाई घर समूह का पैसा उठवा गेले हम खरीदे ने हम कहली कि घरे गेलन हम ना जल्दी हम तो कल अपना घरे ना तो जल्दी। भागलपुर के पीरपौंती लक्ष्मीपुर स्टेशन के बीच अज्ञात यात्री की गिरने से मौत हो गई। सुबह जब ट्रैकमैन पटरियों का मुआयना कर रहे थे तो उनकी नजर शव पर पड़ी। सूचना पर आरपीएफ डी.के. राय पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्री फरक्का एक्सप्रेस से मालदा टाउन जा रहा था और ट्रेन से गिरकर उसकी मौत हो गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव परिणाम के बाद मोकामा और घोशवरी प्रखंड के ग्रामीणों जो हैं वो इलाके में कहीं खुशी तो कहीं मायूस का आलम छाया हुआ है। घोसवरी और मोकामा में विजय प्रत्याशी के समर्थकों में जश्न का दौर चल रहा है तो पराजित प्रत्याशी अपनी हार का गम भुलाने की कवायद में जुटे हैं। बता दें कि घोसवरी की 8 पंचायतों में लोगों ने 7 नए चेहरे को अपना मुखिया बनाया है, जबकि मोकामा के 15 पंचायतों में 10 नए लोगों के सर मुखिया का ताज सजा है। आमतौर पर शादियों में बड़े ही धूमधाम से दूल्हे को बारात लेकर जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी दुल्हन को भी आपने बारात ले जाते देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी बारात जिसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को लेने उनके दरवाजे पर गई और वो भी बारातियों के साथ। गया में मंगलवार की रात एक ऐसी ही अनोखी शादी हुई जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर है। दरअसल गया शहर की रहने वाली दुल्हनिया घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे राजा को ले जाने के लिए निकली तो लोग देखते रह गए। बता दें आपको कि जिले के चंदचौरा की रहने वाली दुल्हनिया अनुष्का गुहा की शादी पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले जीत मुखर्जी से हुई। दुल्हनिया का कहना है कि आज भी लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को लड़कों के बराबर लाने के लिए ऐसी मुहिम का होना बेहद जरूरी है। मेरे हस्बैंड को लाने के लिए जिसका नाम है जीत मुखर्जी, मैंने सोचा सब लड़के जानते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। आज तक ऐसा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा।
बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम सोरेन का चाईबासा दौरा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे आपको बता दें कि सहाय योजना का उद्घाटन करेंगे सीएम। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एसोसिएशन ग्राउंड में सीएम करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर 12:35 में टुंगरी स्थित पार्टी कार्यालय में करेंगे संबोधन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12:50 में आपकी सरकार कार्यक्रम के लिए जाएंगे टाटा कॉलेज। तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मेगा कैंप का आज आयोजन किया जा रहा है। दरअसल टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहे प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा तीनों जिलों के लाभुकों के बीच करीब 1500 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उनके अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि विभागों की ओर से यहां स्टॉल लगाया गया है, जिनके जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और शिकायतों का भी निष्पादन किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर कार्यशील हो चुके हैं और हम लोग के योजनाओं की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी, साथ ही साथ लोगों को लाभ दिया जाएगा। सीएम सर के द्वारा अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा, जैसे कि सहाय योजना, जो कि फुटबॉल मैदान में हम लोग का कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा हम लोग का कोविड के द्वारा जो आपदा विभाग के द्वारा पैसा दिया जा रहा है उसका भी कार्यक्रम किया जाएगा। और एक परिवहन कार्यालय की हमारी बुकलेट का उद्घाटन होगा, साथ ही साथ कृषि कैलेंडर का और योजनाओं की जानकारी से संबंधित बुकलेट का भी विमोचन किया जाएगा। चाईबासा में आपके अधिकार आपके सरकार के द्वारा आपको बता दें कि सीएम सोरेन जो हैं वो आज कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं टाटा कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के बारे में आपको हमने जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि 1500 करोड़ की परिसंपत्तियों का वो वितरण करने वाले हैं और मुख्यमंत्री यहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसके अलावा राज्य सरकार के कई मंत्री, सांसद और विधायक भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसके जरिए ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और उनका निष्पादन किया जाएगा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। दिन और रात के पारे में गिरावट जारी है। आए दिन शहर की सुबह घने कोहरे से हो रही है। सर्द हवाओं से मंगलवार को दिन का पारा 2 डिग्री गिरा, जिससे धूप में भी ठंड का एहसास हुआ। मंगलवार को दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी। इधर सुबह की सैर करने निकले लोग घने कोहरे के बीच एक्सरसाइज करते हुए दिखे और मौसम में हुए बदलाव का लुत्फ भी उठा रहे थे। आगरा में बेंगलुरु जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेसवे को उड़ाने की धमकी देने वाला व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी शख्स ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए आरपीएफ ने फोन की लोकेशन पता कर धमकी देने वाले को दिल्ली से गिरफ्तार किया। फिलहाल स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और बीबीएस की टीम तैनात है। अलवर नगर के उपसभापति घनश्याम गुर्जर के निलंबन के विरोध में भाजपा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना दिया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। विधायक संजय शर्मा ने कहा है कि उपसभापति का निलंबन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उपसभापति न्यायालय में जा चुके थे। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई होनी है। गहलोत सरकार को डर था कि नगर परिषद की सत्ता भाजपा के हाथ में ना चली जाए, इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। आपको बताएं कि शहर विधायक ने कहा है कि सरकार की यह मनमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष सतीश यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। सरकार ने उपसभापति नगर परिषद आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी को असंवैधानिक रूप से पद से निलंबित किया गया है, जबकि जिस आरोप में उनको निलंबित किया गया है, जिसका आड़ ली गई है राज्य सरकार द्वारा,
उसके बारे में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के ही हैं वो ऑलरेडी रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय के अंदर है और पिछले 2 वर्षों से वो माननीय न्यायालय में उनकी याचिका लंबित चल रही है। माननीय न्यायालय का सम्मान ना करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत जी को एक पत्र लिखा और मुख्यमंत्री कार्यालय से वो जांच के रूप में जिला कलेक्टर के पास आई। जिला कलेक्टर महोदय ने आनंद फानम में एसडीएम अलवर को जांच सौंपी और 1 महीने के अंदर अंदर जांच का निष्कर्ष निकाल करके उपसभापति के चुनाव को निरस्त करने के लिए डीएलबी और राज्य सरकार को लिख दिया, जबकि इस संदर्भ में ना तो उपसभापति जी को बुला के पूछा गया ना उनका पक्ष जाना गया। पुलवामा के राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकी ढेर हो गया। आतंकी की पहचान फिरोज डार के तौर पर की गई है और सुबह सुबह राजपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। बता दें कि अभी तक 2 से 3 दिन पहले आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस को 2 कांस्टेबल की हत्या कर दी थी और 13 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की 9वीं बटालियन की बस पर आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस हमले में 12 जवान भी घायल हुए थे और कश्मीर टाइगर नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 1 साल बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर से किसानों की आज पूरी तरह से घर वापसी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर एक बार फिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा। हरियाणा के टोलों से भी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत भी सुबह हवन कर समर्थकों के साथ घर लौट जाएंगे और दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर पर लगभग सभी अवरोधकों को हटा दिया है, जो प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए लगाए गए थे। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं नए मामले सामने आते जा रहे हैं। दिल्ली में 4 नए केस मिले, वहीं मंगलवार को महाराष्ट्र में 8 और व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन का संक्रमण होने की पुष्टि की गई। इसके साथ ही भारत में यह संख्या 61 हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि जिन 6 लोगों की जांच में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट की जानकारी सामने आई है, वे सभी विदेश से लौटे थे। उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भेज दिया गया है। साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि जोखिम वाले देशों से 6 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को 20 दिसंबर से आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए अनिवार्य रूप से प्री बुकिंग करनी होगी। ये 6 हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु के साथ हैदराबाद हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।